चुनाव के लिए और राजसमंद लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आज हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष देवीशंकर घुघरा जी, जो कि ब्यावर से पूर्व विधायक भी रहे। इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, चुनाव के बारे में इनसे कुछ अपडेट लेंगे, बीजेपी की किस प्रकार की तैयारी है दोनों सीटों को लेकर, क्योंकि घुघरा जी खुद ब्यावर से विधायक भी रहे हैं और बीजेपी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष भी हैं। आज आपको बता दें, अजमेर लोकसभा क्षेत्र का 80% जो क्षेत्र है, इलाका है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। 8 विधानसभाएं इसके अंदर कवर होती हैं अजमेर लोकसभा के लिए, जिसके अंदर दूदू, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा, केगड़ी, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और पुष्कर। ब्यावर जो विधानसभा है वो राजसमंद के अंदर आती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज देवीशंकर जी घुघरा हमारे बीच में उपस्थित हैं और इनसे दोनों सीटों को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका घुघरा टुडे में। राजसमंद की बात करते हैं अपन सबसे पहले। राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर किस प्रकार की बीजेपी की तैयारी है? ब्यावर जो बहुत बड़ा एक जिला केंद्र भी है, ब्यावर का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, सीमेंट नगरी मानी जाती है ब्यावर, और वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव इस बार देखने को मिल रहा है? पिछली बार दिया कुमारी जी वहाँ से सांसद चुनी गई, तो इस बार महिमा कुमारी जी मैदान में। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र क्रांतिकारियों का गढ़ है और ये गढ़ सन 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का गढ़ बन गया। मैं ये निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय महिमा कुमारी जी को सर्वाधिक लीड ब्यावर की धरती से मिलेगी। मैं समझता हूँ कि 1 लाख के आसपास ब्यावर से ये लीड मिलेगी। ये ब्यावर सिटी की बात कर रहे हैं आप या पूरी विधानसभा? ब्यावर विधानसभा क्षेत्र, ब्यावर विधानसभा से 1 लाख की लीड की आप बात कर रहे हैं। एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे कि आप हमारे स्टूडियो के अंदर भी और हमारे मरुदा टूडो के रिपोर्टर को भी वहाँ के ब्यावर के लोगों ने मैसेज दिया कि आपकी और वहाँ शंकर सिंह जी जो विधायक हैं उनमें अदावत चलती रहती है। रोड शो भी निकला, उसके अंदर शंकर सिंह जी शायद साथ नहीं थे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो माननीय विधायक हैं और उनका अपना कार्य क्षेत्र है, अपने प्रवास रहता है। राजनीति में विचारों की मतभेदता हो सकती है, लेकिन अदावत जैसी बात के लिए कहीं स्थान नहीं है। और मैं बहुत समय ब्यावर में, क्योंकि ब्यावर मेरा होम टाउन है और ब्यावर में अनेक बैठकें मैं कर चुका हूँ। बहुत बड़ी वहाँ पर रैली 6-7 किलोमीटर की लंबी रैली भी की है और 500-600 कार्यकर्ताओं की बैठक भी की है। मैं इसी आधार पर कह रहा हूँ कि ब्यावर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है और वह कमल खिलेगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग वोट देने को उत्सुक है। विशेष रूप से मोदी जी की रीति और नीति और ये कार्य को वोट मिल रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने राजसमंद के अंदर जो प्रत्याशी को सुदर्शन सिंह जी रावत को प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने टिकट लौटा दिया वापस। इस घटना को आप कैसे लेते हैं? सुदर्शन सिंह जी को हकीकत मालूम थी कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी स्थिति वही होगी जो पूर्व में लोगों को हो चुकी, और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा खराब हो। उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया, उन्होंने उनको अनुमान था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। जो दामोदर जी आए हैं उनको वास्तविक स्थिति का मालूम नहीं तो कांग्रेस की स्थिति ये थी कि वहाँ से आदरणीय महिमा कुमारी जी के सामने उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था। यदि प्रत्याशी मिलता तो भीलवाड़ा से चल करके दामोदर जी यहाँ नहीं आते, जबकि दामोदर जी को तो भीलवाड़ा से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका था और सीपी जोशी को वहाँ लड़ाया जा रहा है। जबकि सम्मानित सीपी जोशी से मूलतः राजसमंद के हैं, नाथद्वारा के अनेकों बार विधायक रहे, लेकिन सीपी जोशी जी यदि कांग्रेस में अक्ल होती तो थोड़ी सीपी जोशी जी को लड़ाते। राजसमंद के मूल निवासी थे, लोग जानते थे, दामोदर जी को तो कोई जानते ही नहीं है। लेकिन सीपी जोशी जी को भी हकीकत मालूम थी और सुदर्शन जी को भी हकीकत मालूम थी कि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर पूर्व में भी माननीय दिया कुमारी जी को टिकट मिला था, दिया कुमारी जी भारी बहुमत से जीती थी और इस बार मैं कह सकता हूँ महिमा कुमारी जी भी बहुत बड़े अंतर से जीत कर लोकसभा में जाएंगे।
कहीं ऐसा नहीं हो बुलगा जी के जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है, पहले चरण का मतदान हुआ राजस्थान के अंदर 12 सीटों पर, मतदान प्रतिशत 2014 की तुलना से लेकर 2019 की तुलना में काफी कम रहा। बीजेपी कार्यकर्ता कहीं कॉन्फिडेंस में ना रह जाए, ऐसा तो कहीं आपको नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मतदान कम होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद और 2024 आते आते हिंदुस्तान के अंदर, जनता के अंदर मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास पैदा हो गया। मोदी जी के विकास कार्यों को और मोदी जी के देश का सार्वजनिक जो विकास हो रहा है, हर वर्ग का हो रहा है, तो पहले राजनीतिक पार्टियों के साथ जनता एकदम जुटती थी और समय के अनुसार परिवर्तन होते थे। लेकिन 2014 से लेकर 2024 का कालखंड आम आदमी के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है कि आएंगे तो मोदी जी ही फिर से, और एक विश्वास है कि वोट, लोगों को लगता है मोदी जी के सामने मुकाबले में कोई नहीं है, जो भी है सब फालतू की बात है, और जीत के तो मोदी जी आएंगे। और इसलिए जनता के मन में भी ये भाव है कि हम वोट दें या नहीं दें, जीतेंगे तो मोदी जी। ये भी एक हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है। दूसरा, गर्मी का मौसम भी है। तीसरा, सावे बहुत अधिक है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमने जानकारी एकत्रित की, मैं दावे के साथ कहता हूँ 12 सीटों का चुनाव हुआ राजस्थान में, 12 की 12 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। और ये कम हल्का सा मतदान जो हुआ है, उसके बाद हम और सचेत हो गए। हम जनता से भी आह्वान कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आप, मोदी जी पर आपका विश्वास है, इस अविश्वास को निश्चित रूप से हम आभारी है, लेकिन आपसे मेरा आग्रह कि जो मोदी जी ने विकास के कार्य देश में आज़ादी के बाद किए हैं, जिस तरीके से देश को सर्वोच्च शिखर पहुँचाया, जिस तरीके से विश्व के अंदर भारत की साख बढ़ी है, उसको लेकर ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव के अंदर भी आप अधिकतम मतदान कर और अधिकतम मतों से मोदी जी को विजयी बनाएं, ताकि मोदी जी आने वाले 2024 के बाद जो वो कह रहे हैं कि वो जो काम आप अपन ने कल्पना नहीं की है, उससे भी अधिक काम को करने का उनके पास विजन है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान के लिए जरूर जाएं, लेकिन मतदान अवश्य करें। अब राजसमंद सीट को लेकर हमने देवी शंकर जी से बात करते हैं अजमेर लोकसभा सीट को लेकर। अजमेर लोकसभा सीट को लेकर कैसा माहौल नजर आ रहा है? भागीरथ जी जो 2019 में भी प्रत्याशी से निवर्तमान सांसद भी हैं, कांग्रेस ने इस बार चेहरा चेंज किया है। 79 ईयर ओल्ड रामचंद्र चौधरी जी को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब बनकर मेरा मुकाबला एक उद्योगपति से है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी कि मैं गरीब हूँ। अजमेर जिले की जनता ही नहीं बल्कि राजस्थान जानता है कि वो कैसे गरीब है। गरीब कहना अलग बात है, और केवल किसी के ऊपर छिटाकसी करना अलग बात है। वो उद्योगपति है तो एक अच्छी बात है, उद्योगपति है, व्यापार करते हैं, उसमें किसी को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक वोट का सवाल है, वोट तो उसी को मिलता है जिसके पास में नीति होती है, रीति होती है, विचार होता है। और रामचंद्र जी के पास ये चीज़ें नहीं है, वहाँ न रीति है, न नीति है, न विचार। लेकिन भागीरथ जी के बारे में कह सकता हूँ कि मैं पिछले 21 साल से जानता हूँ, उनके पास विचार भी है, उनके पास नीति भी है, उनके पास कार्य करने की शैली भी है, और उनके पास संगठन भी है। और कांग्रेस के पास ये कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, वो कुछ, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाएगी, क्योंकि यदि देश का विकास चाहिए, और आज मोदी जी के लिए हम वोट मांग रहे हैं, इस देश के लिए वोट मांग रहे हैं, वहाँ रामचंद्र जी कहीं फिट नहीं बैठते। देश को तो आगे मोदी जी ही बढ़ा सकते हैं। जब मोदी जी ही बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए भागीरथ जी और कमल का फूल जीतना आवश्यक है। जी भाई साहब, एक चीज़ और बताइए, अजमेर के अंदर जब लोकसभा प्रत्याशी का सिंबल जमा कराने के लिए पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी अजमेर आए थे, सिंबल जमा कराया था। डॉक्टर रघु शर्मा जी ने एक बयान दिया था कि भागीरथ जी ने अजमेर के लिए कुछ नहीं किया, उनको बताना चाहिए कि अजमेर का विकास कैसे हो। उनको यही पता नहीं कि भाई अजमेर के अंदर उन्होंने 5 साल में क्या विकास किया। ट्रेनों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई 5 साल में भागीरथ जी ने क्या विकास किए? भागीरथ जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चुनावी भागदौड़ में वो व्यस्त, उनका समय नहीं मिल पाया। जरा इसके नाते आप बताएं। आदरणीय रघु शर्मा जी को वो चिकित्सा मंत्री रहे,
तो चिकित्सा मंत्री के रहते हुए हिंदुस्तान का और विश्व का सबसे बड़ा प्रकोप कोरोना कालखंड आया। उस कोरोना कालखंड के अंदर आदरणीय रघु शर्मा जी जिस तरीके से फेलियर साबित चिकित्सा मंत्री हुए, हमने सबने देखा। हमारा अजमेर हो, चाहे ब्यावर हो, चाहे केकड़ी हो, चाहे सरवाड़ हो, चाहे किस तरीके से चिकित्सा की व्यवस्था का बदहाल था। और उनके 5 साल के कालखंड में उनके पुत्र ने किस तरीके से तांडव रचा रखा था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। और केवल वो चिकित्सा मंत्री राजस्थान के नहीं, वो केकड़ी के रह गए थे। लेकिन केकड़ी की जनता ने भी त्रैमान थी, उन्होंने विधानसभा में उनको करारा जवाब दे दिया। उनके समझ में आ गया है, इसलिए भी कई जिले में नजर नहीं आ रहा है। जहाँ तक आदरणीय भागीरथ जी चौधरी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि भागीरथ जी चौधरी साहब ने जो काम किया है वो आज से पहले इतना बड़ा काम खड़ा भी नहीं हुआ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पेयजल की, दिक्कत होती है बिजली की। ये पेयजल, बिजली, सिंचाई, ये ऐसी सुविधाएं हैं, और सड़क, ये ऐसी सुविधाएं जो आधारभूत सुविधा है, जो आम जनता के लिए आवश्यक सुविधा है। मैं कह सकता हूँ कि घर घर जो महत्वपूर्ण कार्य जल पहुँचाने का वो काम चल रहा है, बहुत तीव्र गति से चल रहा है। और घर घर, हर घर नल वहाँ पहुँच रहा है, हर घर बिजली पहुँच रही है। और ERCP का जो मुद्दा है, जो आज एक समस्या का निदान हुआ है, मैं समझता हूँ उससे चंबल से जुड़ने के बाद पूरे अजमेर जिले के अंदर एक क्रांति आएगी, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो। अब जहाँ तक रहा है ट्रेनों का रुकाव, ट्रेनें भी रुकी है, विजयनगर में रुकी है, किशनगढ़ में रुकी है, नसीराबाद में रुकी है, उनको शायद मालूम नहीं है। और इन रेलवे के क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन का भी सब रुकी, मैं बताऊँ ना, वंदे मातरम। और उसके बाद अमृत रेलवे स्टेशन के माध्यम में हमारा किशनगढ़ हो, अजमेर हो, विजयनगर हो, नसीराबाद, हर जगह काम हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ हर जगह क्षेत्र में काम हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। सड़कों के क्षेत्र में तो एक मैं समझता हूँ कि जो हमारे ब्रिज बन रहे थे लंबे समय से, जो पेंडिंग पड़े थे, वो सारे जयपुर से लेकर ब्यावर तक और इधर कोटा साइड सारे मतलब कंप्लीट होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है पुष्कर, जो मेड़ता रेलवे लाइन से जुड़ा अजमेर सीधा मेड़ता पुष्कर होते हुए, मैं समझता हूँ कि इस वर्षों पुरानी हमारी डिमांड थी, वो भी पूरी हो रही है। अब भागीरथ जी ने, मैं समझता हूँ कि जितने काम कराए, मैं समझता हूँ कि बहुत आगे भी बहुत कराने वाले हैं और होने वाले हैं। इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है। हम काम करते हैं, मुद्दों के आधार पर करते हैं, और हम जो वादे करते हैं भूलते नहीं हैं। क्योंकि मोदी जी हो चाहे भारतीय मोदी जी के कार्यकर्ता हो, वो जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। देहात की कई हमारे पूर्व पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई, अजमेर के जो पूर्व पदाधिकारी थे देहात में, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि हमने इस बार चुनाव में अप्रोच भी नहीं किया और देवी शंकर जी ने एक तरीके से चुनाव पूरा कैप्चर कर रखा है। ऐसा आरोप आपके ऊपर अंदर खाने लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? पूरा चुनाव आपने पकड़ लिया, आप खुद भी कहीं चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी के साथ, भागीरथ जी के साथ कहीं नजर नहीं आए? ऐसा है कि जो भी मैंने तो सुना नहीं, हमने हमारे किसी वरिष्ठ नेता के मुँह से सुना, क्योंकि हमारे सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जुटे हुए। मैं आप जितने नेताओं का नाम लेना होगा, उन नेताओं को नाम बता दूंगा कि सब, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा नेता वंचित रह गया हो जो आज काम में नहीं जुटा। हमने अभी से नहीं, हमने 4 साल से हमने प्लानिंग की थी। हर 4 साल से हमारे सारे पूर्व जिलाध्यक्ष हो, पूर्व जिला महामंत्री हो, पूर्व प्रधान हो, पूर्व चेयरमैन हो, सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया। और जहाँ तक भागीरथ जी के साथ मेरे जुड़ने का सवाल है, वो जनसंपर्क में निकलते हैं तो वहाँ जिलाध्यक्ष को, यदि वो भी वहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे? जनसंपर्क उनका हो रहा है, वहाँ क्षेत्रीय या विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ के विधानसभा के हमारे MLA हैं, वहाँ के प्रधान हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। ये हमने योजना बनाई है कि आप उनको दो स्थान, क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है, और वो जब उनके साथ जाते हैं तो सबको बोलने का अवसर भी मिलता है। जब मैं होगा तो मुझे भी तो समय ज़्यादा खराब होता है। इसलिए अधिक कार्यकर्ताओं का अधिकतम क्षेत्र में उपयोग करने की दृष्टि से हम योजना बना रहे हैं, और वही योजना काम करते हुए काम चल रहा है हमारा। इसलिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप झूठे हैं। तो भाई एक सेकंड